जब एक दुल्हन मंडप से उठकर भागती है तो लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ये सिलसिला चल क्या रहा है, ये सीन क्या चल रहा है। वो सीन फिल्मी स्टाइल से कम नहीं थी। सिर्फ एक दस्तखत और तुम्हारी ज़िंदगी। एक लड़का होता है जो उस लड़की को बचपन से ही पीछा कर रहा होता है और उसके ज़िंदगी में न जाने कितने उसके साथ खेला किया होगा। शायद इस कहानी के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करूँगा। सिर्फ एक दस्तखत और तुम्हारी ज़िंदगी अब मेरी जागीर बन चुकी है। वो लड़का कहता है, अगर तुम भागने की कोशिश की या किसी को सच बताने के लिए मुंह खोला तो मैं तुम्हें भूल जाऊंगा कि तुम एक लड़की हो, तुम एक औरत हो। मैं तुम्हें यहीं इसी कार में ख़त्म कर दूंगा, हमेशा के लिए तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। उसकी आवाज़ में वो दहशत थी जिसे सुनकर मेरी रूह काँप गई। उसकी उंगलियाँ मेरे गर्दन पर कसी हुई थी और उसकी आंखों में सिर्फ नफरत थी और मुझे अपनी पत्नी नहीं अपना शिकार समझ रहा था। कुछ ही घंटे पहले तक मेरी ज़िंदगी कितनी खूबसूरत चल रही थी। मैं अपनी ज़िंदगी में किसी भी चीज़ को मैंने कमी नहीं किया था। मैं अपनी छोटी सी आयुर्वेदिक दुकान में बैठी थी जहां गलती से नीलकमल के जहरीले सांप के काटने के कारण मुझे घायल कर दिया था। मेरा शरीर सुन्न पड़ रहा था, दर्द से शरीर घूम रहा था। मैं बस शटर गिराकर घर जाना चाहती थी और अपने मंगेतर रोहित से बात करना चाहती थी जिससे कल मेरी शादी होने वाली थी। लेकिन तभी कांच का दरवाज़ा किसी तूफान से की तरह खुला और वो सिद्धांत ओबेरॉय अंदर प्रवेश किया। जैसे शीशा का दरवाज़ा होता है और आयुर्वेदिक दुकान के जब मैं जैसे शटर गिराने वाली थी तैसी एक लड़का धड़ाम से आता है और वो दुकान के अंदर बहुत तेज़ी के साथ किसी तूफान की तरह फिल्मी स्टाइल में प्रवेश कर जाता है। और वो शहर का नाम जिसे लोग भगवान की तरह पूछते थे और वो दुश्मन शैतान की तरह उसे डरते भी थे। 6 फीट कद का आदमी होता है, पत्थर जैसा सख्त चेहरा और उसके पीछे खड़े दर्जनों बॉडीगार्ड्स होते हैं। उसने मुझे कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया। इससे पहले कि मैं कुछ अपना दर्द बता पाती, उसने मुझे किसी बेजान गुड़िया की तरह उठाया और अपनी काली रोल्स रॉयस में फेंक दिया। मेरी चीखें उस महंगी कार के शीशे के बीच में घूट रही थी। मेरी दम उस कार के रोल्स रॉयस के अंदर के पीछे मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो रही थी, दम घुट रही थी। सर, जब मैं गुहार लगाने की कोशिश की, मैंने बोला, सर आप गलती कर रहे हैं, प्लीज़ मुझे जीने दीजिए, मेरी कल शादी है। मैं गिड़ाकर उसने मुझे ऐसा देखना नहीं चाहता था। उसने मैं बोला कि मैं कोई कीड़ा नहीं हूँ, मैं एक नारी शक्ति हूँ। लेकिन वो लड़का कहता है कि बकवास बंद करो, पहले मेरे प्यार का तमाशा बनाया, मेरी दादी को धोखा दिया और अब ये मासूम बनने का नाटक तुम्हारी नहीं चलेगी। तुम्हारी शादी सिर्फ मुझसे होगी और अभी होगी, इसी वक्त होगी। गाड़ी सिटी हॉल के सामने रुकी। वो मुझे घसीटते हुए रजिस्ट्रार के सामने ले गए। वहाँ सब कुछ पहले से तय था। रजिस्ट्रार कांप रहा था। उसने मेरे सामने पेपर रखे और साइन करो मुझे हुक्म दिया और हमने डर के मारे मैं कांप रही थी। मैंने मना करना चाहा, लेकिन मैंने उस समय मेरी घायल कलाई को इतनी ज़ोर से मरोड़ा कि मेरी चीख निकल गई। दर्द के और डर के मारे मैंने कांपते हाथों से साइन कर दिए। उसने मेरी उंगली में एक बेशकीमती हीरे की अंगूठी पहनाई, अंगूठी ठूंसी और वो अंगूठी नहीं, मेरी हथकड़ी थी। आज से तुम मिसेस सिद्धांत ओबेरॉय हो, लेकिन याद रखना ये शादी नहीं है, ये तुम्हारे लिए किसी सज़ा है। तुम मेरी दादी की वजह से इस घर में हो, वरना मैं तुम्हें कब का सड़क पर फेंक दूं, या मैं तुम्हें कब, या कोई समय का सीमा नहीं है, या मैं कब से तुम्हें सड़क पर फेंक चुका होता। मैं संत थी क्योंकि मैं माया हूँ, उसके भागी हुई मंगेतर अनामिका नहीं। हम दोनों की शक्लें शायद मिलती होंगी और शायद इसलिए यह पागलपन हो रहा था। जब लड़की कहती है कि तुम्हारे साथ जो लड़की है तुम उसके पास जाओ, शायद मेरा चेहरा मिलता जुलता होगा, लेकिन तुम्हारा पागलपन ये सही नहीं है। जबकि मैंने सारी बात कहने की कोशिश की, लेकिन लड़का किसी भी कीमत पर मानने को तैयार नहीं था। जबकि मेरा मंगेतर, मेरा प्रेमी रोहित पुणे में मेरा इंतजार कर रहा था और यहाँ मैं मुंबई में सबसे खतरनाक आदमी में कैद थी। जब गाड़ी की एक आलीशान हवेली गेट के अंदर घुसी, ये ओबेरॉय मेंशन था और एक सोने का पिंजरा जहाँ से निकलना नामुमकिन था, यहाँ से निकलना मुश्किल था। जब रोल्स रॉयस कार में जब सारी प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो उसे कहीं एक आलीशान बंगला की तरफ ले जाता है, उसे कहीं बड़ी बिल्डिंग में ले जाकर उसे रख दिया जाता है ताकि वो लड़की किसी पिंजरे से कम नहीं लगे। जैसे ही हम उतरे, एक नौकर बदहवास होकर भागता हुआ आया। मालिक अनर्थ हो गया। दादी माँ की धड़कनें रुक जाती है और वह सोचने पर मजबूर हो जाती है और वह कह रही होती है कि डॉक्टर जवाब दे रहे हैं, वो नहीं बचेगी। सिद्धांत के चेहरे पर रंग उड़ गया। उस शैतान की आंखों में मैंने पहली बार एक पोते का डर देखा। जब दादी के सामने जब वो पोते से जब डर गई, लेकिन अगले ही पल वो डर ज्वालामुखी बनकर मुझ पर फूट पड़ा और मुझ पर टूट पड़ा।
उसने मुझे दीवार से सटा दिया और उसके हाथ फिर से गले पर था और उसने मुझसे सारी बात को चुप रहने के लिए और शांत रहने को कहा, क्योंकि अगर मैं कुछ बोलती तो हमें वो दीवार में सटाकर मार देने की कोशिश करता। अगर दादी को कुछ हुआ तो उसने जिम्मेदारी तुम होगी, तुमने इस स्ट्रेस दिया। अगर तुम भाग गई थी, अगर उसने सांसें रुकी तो मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारे सांसें भी नहीं चलेगी। यानी लड़का कहता है कि अगर हमारे दादी को कुछ हो जाता है तो लड़की को कहता है कि तुम्हारे ऊपर जिम्मेवारी होगी, मैं सारा सरदोषी मैं तुम्हें कबूल करवाऊँगा और तुम्हें करना होगा। अगर मेरी दादी नहीं बची तो तुम भी नहीं बचोगी। इस कमरे में पहुंचते ही वहां पर मंजर दिल दहला देने वाला था। मॉनिटर पर एक सीधी लकीर चल रही थी। डॉक्टर ने सिर झुका लिया और आई एम सॉरी मिस्टर ओबेरॉय, सी इज नो मोर, वो नहीं रही। यानी जब डॉक्टर का जवाब आता है तो वो सोचने पर मजबूर हो जाता है और उसकी मुठिया भी भीज गई थी। वो मेरी तरफ बढ़ा और मुझे ख़त्म करने के इरादे से, मेरी मौत मेरे सामने खड़ी थी। मुझे पता था कि अगर मुझे अपनी जान बचानी है तो मुझे दादी से को बचाना होगा। यानी लड़की अपनी दादी को जान बचाने के लिए खुद की जान की परवाह नहीं करती है और खुद को शांत और चुप रहती है। डॉक्टर हाथ खड़े कर चुके थे, लेकिन मैं एक वैद्य की बेटी थी। मेरे पास वो ज्ञान था जो शायद इस सीधी लकीर को टेढ़ा कर सकता था। मैंने पूरी ताकत के साथ मैंने उसे कहा कि तुम रुकिए। मैं पूरी ताकत से चिल्लाई और सब के सब सन्न रह गए और मैं उस मंडप से भागकर मैंने अपना मंगेतर रोहित से पुणे में जो मेरा इंतज़ार कर रहा था, मैंने शादी करने में सक्षम रही।